हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है बाली यात्रा उत्सव। दोस्तों, आज के जो पॉइंट हैं चार, एक है बाली यात्रा उत्सव, एक है काशी तमिल संगम, एक है अफजल खां का मकबरा, एक है पाटन पटोला पश्मीना शाल। ये चारों जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए एक है बाली यात्रा उत्सव। बाली यात्रा उत्सव को अभी हाल ही में जब G20 सम्मेलन जो है इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया की यात्रा पे थे बाली में, क्योंकि बाली में भी G20 का सम्मेलन 2022 में किया गया था। उसके बाद जो है भारत को अध्यक्षता मिला है अगले साल के लिए। तो वहाँ पर जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक बाली यात्रा उत्सव का उल्लेख किया। बाली यात्रा उत्सव, इसका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब प्राचीन काल में हमारे यहाँ कलिंग राज्य से, वर्तमान का जो उड़ीसा है वहाँ पे कलिंग राज्य था प्राचीन काल में, कलिंग राज्य से नाव के द्वारा बाली से, इंडोनेशिया के बाली से व्यापार होता था और इस व्यापार के याद में बाली यात्रा उत्सव मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। और ये वर्तमान में जब बाद में इस्लामीकरण हो गया, उसके बाद फिर अंग्रेज़ आ गए तो धीरे धीरे इसको जो है ये बंद हो गया था इस प्रथा को। लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए उसके कुछ साल पश्चात फिर यह बाली यात्रा उत्सव मनाया जाना प्रारंभ हो गया और ये फिर वर्तमान में मनाया जाने लगा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका चर्चा किया कि बाली यात्रा उत्सव जो है हमारे देश में एक दूसरे, यानी हमारे देश की जो है व्यापार और इंडोनेशिया के बाली द्वीप से हुए व्यापार की जो प्राचीन धरोहर है वो हम आज भी मनाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है, इंडोनेशिया इस्लामिक देश है, फिर भी वहाँ पे रामायण मनाया जाता है। रामायण का वहाँ पे जो है रामलीला होता है पूरा बाकायदा, क्योंकि उनका कहना है कि हमने धर्म बदला है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। वो आज भी अपना पूर्वज भगवान राम को ही मानते हैं। और बाली सुग्रीव, ये जो वही बाली देश है जो बाली का था। तो ये सब जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान एक दूसरे से जो जुड़ी हुई है, उसका उल्लेख करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाली यात्रा उत्सव का वहाँ पे उल्लेख किया था। क्योंकि जब कलिंग हमारे यहाँ पे था, कलिंग राज के जंगलों से जो लकड़ियाँ मिलती थीं उसके नाव बनाए जाते थे और इस नाव के माध्यम से ये भारत के कलिंग से यानी उड़ीसा से, यहाँ से और फिर इंडोनेशिया के बाली से व्यापार होता था और इस व्यापार का उत्सव आज भी मनाया जाता है। यानी उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। यानी बाली यात्रा उत्सव जो है उड़ीसा के कटक में मनाया जाता है और यह एक सप्ताह तक चलता है। कार्तिक के पूर्णिमा में शुरू होता है, कार्तिक के पूर्णिमा को शुरू होता है और ये भारत उस समय का कलिंग देश था जो, और इंडोनेशिया बाली द्वीप। तो पहले जब हमारा एकीकरण भारत का नहीं हुआ था तो कलिंग भी एक देश था और बाली भी एक देशीय द्वीप था। तो यहाँ से जो व्यापार होता था, अब आज भारत और इंडोनेशिया का परिचायक हो गया है, क्योंकि ये दोनों भारत के अंग हो गया कलिंग और बाली इंडोनेशिया का अंग हो गया है। तो बाली यात्रा उत्सव जो है आज भी मनाया जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 में उल्लेख किया है। तो आपको याद रखना है कि बाली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में कहाँ? कटक में कहाँ? महानदी के तट पे। किस किस देश का सिंबल है? भारत और इंडोनेशिया का। क्यों है? क्योंकि प्राचीन काल में भारत का कलिंग राज और
इंडोनेशिया का बाली द्वीप का जो व्यापार होता था उसके सम्मान में आज भी मनाया जाता है, यानी हमारी सम्मानित हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके धरोहर के रूप में हम मनाते हैं। अगला है काशी तमिल संगम। ये वाराणसी में मनाया जाता है और हमारे जो उत्तर भारतीय कई ऐसे जो क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थान हैं, वो दक्षिण भारत में काफ़ी प्रचलित हुए। जिस तरह से बनारस यानी काशी उत्तर भारत में था, उसी तरह से दक्षिण में संगम था। संगम कहाँ पे? तमिल में। तो पांड राज्य होते थे, पांड राजाओं ने संगम को यानी कि कई हजारों साल कहा जाता है कि वहाँ के कवियों को संरक्षण दिया गया था, यानी हमारी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए। और अभी जो भारतीय शिक्षा नीति कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी धरोहर है, उसको बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और उत्तर भारतीयों का दक्षिण भारतीयों में, दक्षिण भारतीयों का उत्तर भारतीयों के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए जो है काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाता है। ये ध्यान रहे कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य भी इस बात का जो है, मौलिक कर्तव्य ही हमारा इस बात का वो करता है कि हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं हम उसे सजो करके रखें। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर संस्कृति को शामिल किया गया है, उसके तहत भी ये अनुकूल है। और काशी तथा संगम, जो संगम साहित्य होते थे, जैसे तोल्कापियर, शिल्पाधिकारम, ऐसे करके कई ऐसे पुस्तकें हैं, उस पर चर्चा जो है संगम साहित्य में किया गया था। और दक्षिण भारत में कई ऐसे राजा भी हुए जो काशी के चीज़ों को, काशी के धरोहर को दक्षिण भारत में प्रचलित करवाए और भगवान शिव को पूजने का साधन बनाए। बनारस में यानी वाराणसी में 1 माह तक चलने वाली काशी तमिल संगम का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हाल ही में काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? तो काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है और ये 1 माह तक चलने वाला संगम है। एक माह तक चलने वाला संगम है, तो 1 माह तक ये आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है अफजल खां का मकबरा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सतारा जिला के जो कलेक्टर हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है अफजल खां के मकबरे पर। ये अफजल खां वही अफजल खां हैं जो 1659 में शिवाजी से मुलाकात करने आए थे बीजापुर के तरफ से। बीजापुर के 17वीं सदी के आदिल शाही शासन के सेनापति थे। अफजल खां सेनापति थे और वो शिवाजी से मिलने आए थे, मीटिंग करने आए थे, लेकिन उन्हें आलिंगन करते समय, उन्हें गले लगाते समय धूर्तता से मारना चाहते थे और उल्टे ही शिवाजी ने मार दिया था इन्हें। शिवाजी ने इनको मार दिया था, बघनक पहन करके, हाथ में बघनक लगा करके पेट को चीर दिए थे। और ये प्रेरणा इनको मिला था हिरण्यकश्यप के पिता, हिरण्यकश्यप भगवान प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को जब मारा गया था, जिस तरह से
भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था, नाखून से चीर दिया था, वहाँ से शिवाजी ने ये प्रेरणा लिया था और उसके बाद में हाथ में बघनक पहन करके और अफजल खां की मृत्यु कर दिया था, इनका कत्ल कर दिया था। और बाद में शिवाजी ने ही जो है इनके जब अफजल खां को मार दिया तो इनको बहुत सा सम्मान के तरह शिवाजी ने उनकी समाधि बनवा दी, मकबरा बनवा दिया और उस पर थोड़ा सा क्षेत्र पे अच्छे से बनवा करके छोड़ दिया था, क्योंकि ये शिवाजी की उदारता थी। लेकिन आगे चल करके जो वर्तमान में वहाँ पे एक है हजरत मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसाइटी, इन्होंने क्या किया था कि अफजल खां की जो समाधि थी, अब धीरे धीरे इसके आड़ में, मकबरे के आड़ में ज़्यादा ज़मीन कब्जा करते जा रहे थे। तो महाराष्ट्र के कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और कुछ सदस्यों ने जो है इस पर आपत्ति जताई थी कि अफजल खां के मकबरा का आकार बढ़ाना और लोगों के भूमि का ज़बरदस्ती कब्जा करना, और इसलिए 2004 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किया गया था। 2004 में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका दायर किया गया था हिंदू संगठनों के द्वारा। और फिर इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ के सतारा के ज़िला के जो कलेक्टर हैं उनसे मांगा गया था, महाराष्ट्र के सतारा जिला के कलेक्टर से, कि वहाँ की जांच करवा करके सूचना दीजिए। तब सूचना गया कि भाई 2004 में जब आपको याचिका पड़ा और सुनवाई 16 साल यानी पूरे 18 साल बाद अब आपको याद आया है कि वहाँ पे जो है अधिग्रहण हो रहा है, तब रिपोर्ट में दिया गया है कि वहाँ की जो है ये अफजल खां का जो मकबरा था उसको ध्वस्त कर दिया गया है जनता के द्वारा, और साथ ही साथ जो ज़मीन कब्जा किया गया था वो ज़मीन महाराष्ट्र सरकार ने जो है पूरे ज़मीन का अधिग्रहण के रूप में समाप्त करके जो सरकारी ज़मीन था या किसी जनता का ज़मीन था उसे कब्जे में ले लिया गया है। ये रिपोर्ट जो है दिया गया किसको, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तब मामला अफजल खां के इस पे आ गया मकबरे का। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक तो 18 साल बाद इस पे केवल विचार मांगा गया। 2004 में PIL दायर हुआ, PIL दायर किया गया। और एक बात ये भी ध्यान रहे कि PIL किसके समय में आया था, उस समय चीफ जस्टिस साहब इंडिया थे भगवती, जस्टिस भगवती। तो भगवती के समय में इसे स्वीकार किया गया था पहली बार PIL जब आया था तो जनहित याचिका का शुरुआत हुआ था हमारे यहाँ जस्टिस भगवती के समय में। 2004 में PIL दायर हुआ और सुप्रीम कोर्ट 18 साल बाद सतारा के कलेक्टर से कहती है कि अफजल खां का जो है मकबरे का एक रिपोर्ट दीजिए। तो रिपोर्ट दिया गया है कि ध्वस्त हो चुका है और जो जिसका जैसा था उस तरह से उसे कब्जा कर लिया गया है, और महाराष्ट्र सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पाई है, ठीक ना। तो ये चीज़ बता दिया गया। तो यहाँ से ये पूछा जाएगा कि अफजल खां किसके सेनापति थे और क्या घटना थी। तो ध्यान रहे, अफजल खां जो है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के सेनापति थे। जब उन्होंने 1659 में शिवाजी से मिलने के लिए जब उन्हें बुलाया था, बाद में मारना चाहते थे, तो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दिया था। लेकिन उनके लिए सम्मान के रूप में कि अपने जहाँ के जिसके नेतृत्व में आए थे, जिस राजा ने इनको भेजा था, उनके वफादारी के लिए शिवाजी इनको इनाम दिए थे और इनका मकबरा बनवा दिए थे। उस मकबरा के बाद में क्या हुआ, हजरत मोहम्मद अफजल खां मेमोरियल सोसाइटी बनाया गया। अब सोचिए, एक लुटेरा को ये सम्मान कैसे दे रहे हैं, हजरत मोहम्मद साहब, ये पाक साहब शब्द को हजरत मोहम्मद साहब जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस्लामिक जो शुरुआत करने वाले थे, जिसे हजरत मोहम्मद साहब थे, इनके नाम को आगे जोड़ दिया गया है एक लुटेरा के नाम से, एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो इस्लाम को एक पवित्र के आधार पर नींव रखा था, उसका जोड़ करके और साथ ही इनको बढ़ाने का काम कर रहे थे। ये खुद ही शर्मिंदगी इनको होनी चाहिए कि क्या कोई कर सकता है। शिवाजी जिस नाम तो वहाँ के लोगों ने तोड़ दिया है। तो महाराष्ट्र के सतारा जिला के कलेक्टर से मांगा गया था और उन्होंने साफ साफ रिपोर्ट दे दिया कि वो सब ध्वस्त हो गया है और जिसका था कब्जा हो गया, काम खत्म, क्योंकि वहाँ पे अब कोई अवशेष नहीं बचा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है भाई, तुम 18 साल बाद पूछ रहे हो, तब तो कोई बैठा रह गया, ऐसा पूरा कब्जा कर लेते। तो इसलिए अफजल खां का मकबरा ये चर्चा में आ गया। तो ये पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इतिहास में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक अगला पॉइंट है पाटन पटोला एवं पश्मीना शाल। अब ये चर्चा में कैसे आया,
G20 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तरी गुजरात जिला से एक कपड़े का जो है स्कार्फ ले गए थे और ये रेशमी स्कार्फ था जिसे पाटन पटोला के नाम से जाना जाता था। इसको जब वहाँ पे G20 सम्मेलन के लिए पहुँचे तो स्पेशली इटली के प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने जो है इन्हें गिफ्ट दिया था। मोदी जी ने इस पाटन पटोला के स्कार्फ को इटली के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया और जब गिफ्ट किया तो ये चर्चा में आ गया कि भाई ऐसा ये क्या है। तो ये बहुत महंगा मिलता है और पश्मीना शाल, पाटन पटोला और पश्मीना शाल दो। और जब वहाँ पे पटोला गुजराती रेशमी कपड़ा है, इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला स्कार्फ हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा G20 सम्मेलन में एक गिफ्ट किया गया तो उस समय चर्चा में आ गया। और एक पश्मीना शाल करके है, पश्मीना ऊन। तो पश्मीना जो है GI टैग प्राप्त प्रमाणित ऊन है जो कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है और वहीं पे इसका शाल भी बनाया जाता है और इसके ऊनी कपड़े और बनाए जाते हैं। तो ये बहुत मशहूर है कश्मीर में। चर्चा में इसलिए आया कि हमारे कस्टम ऑफिसर जो है उसमें कुछ मिलावटी वो पकड़े थे, तो उन्होंने भारत सरकार को रिपोर्ट किया था कि जो पश्मीना शाल बनाया जाता है उसमें कुछ मिलावट है। तो सरकार ने उस पर कुछ एडवाइजरी जारी कर दिया है कि उसमें एक तो स्थानीय बना होना चाहिए, दूसरा वहाँ का स्पेशली होना चाहिए और उसमें कोई किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए, तभी GI टैग मान रहेगा। तो उन्होंने एक GI टैग के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।